एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन था एट प्रेजेंट आशा's age is 2 more than the square of her daughter's Nisha's age. When Nisha grows to her mother's present age, Asha's age would be 1 year less than 10 times the present age of Nisha. Find the present age of Asha. तो आशा और निशा में रिलेशन डॉटर एंड मदर है दोनों ना। तो यहाँ पर निशा क्या है, डॉटर है, आशा क्या है, मदर है ना। निशा जो है वो डॉटर है और आशा जो है मदर है। तो मान लीजिए क्योंकि जो मदर की एज है उसको डॉटर की एज से कनेक्ट कर रखा है, तो पहले डॉटर की एज कंसिडर कर लेते हैं हम एक्स, दैट निशा's एज इज एक्स इयर्स, क्योंकि मदर की एज को डॉटर की एज से कुछ कनेक्शन दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं एक बार। आपको बोला है एट प्रेजेंट आशा's एज, आशा कौन है, मदर ऑफ निशा। एट प्रेजेंट आशा's एज इज 2 more than the square of her daughter's निशा। तो इसका मतलब मैंने निशा की एज को एक्स ईयर मान लिया है, तो आशा की एज जो है 2 साल ज्यादा है इसके स्क्वायर से, निशा की प्रेजेंट एज के स्क्वायर से 2 साल ज्यादा है। एज ऑफ आशा इज 2 more than the square of her daughter's निशा's एज। तो फर्स्ट इक्वेशन तो यहां से बन गई, आशा की एज और निशा की प्रेजेंट एज तुमको पता लग गई है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। आशा की और निशा की एज में रिलेशन दिया था, प्रेजेंट एज है ना, मैंने प्रेजेंट एज मानी है दोनों की, मैंने तो इसकी प्रेजेंट एज मान ली है निशा की, यानी उसकी डॉटर की एक्स ईयर्स, और आशा की जो प्रेजेंट एज है वो कितना बता रहा है कि निशा की यानी उसकी डॉटर की एज के स्क्वायर से 2 साल ज्यादा। पहली कंडीशन बन गई। अगला स्टेटमेंट है व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, यानी जब निशा की एज, निशा बढ़ रही है, निशा भाई निशा बढ़ती रहेगी तो मदर भी तो बढ़ेगी, दोनों साथ साथ तो बढ़ेंगे। कह रहा है जब निशा की एज मदर की एज के बराबर हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, इस एज के प्रेजेंट एज के बराबर हो जाए। मान लो इस तरह समझो कि डॉटर की एज 10 और मदर की एज 30, इस तरह समझो ये आपकी निशा है और ये आपकी आशा है। प्रेजेंट एज की बात चल रही है, किसी टाइम पे, किसी टाइम को उसने प्रेजेंट में बोला, किसी टाइम पे निशा की एज 10 इयर्स रही होगी और आशा की एज 30 ईयर रही होगी। तो कह रहा है कि जब निशा इस एज के बराबर हो जाए, प्रेजेंट एज जो है ना ये, जब ये ग्रो करे, निशा जब ग्रो करे, बड़ी हो जब निशा, और मदर की प्रेजेंट एज के बराबर हो जाए, तो मदर की प्रेजेंट एज के बराबर हो जाए का मतलब जब निशा 30 इयर्स की हो जाए, कितने साल के बाद ऐसा होगा? 20 साल के बाद होगा ना। अगर दोनों की एज, इसमें प्रेजेंट एज ये है, तो निशा की एज मदर की प्रेजेंट एज के बराबर कितने साल के बाद होगी? 20 साल। हाँ, 30 माइनस 10, 30 में से 10 को माइनस कर दो, 20 साल। तो आफ्टर 20 इयर्स निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज। अच्छा, जब निशा हो जाएगी 30 साल की, मदर कितने साल की हो जाएगी? 50 साल की। दोनों बढ़ेंगे ना, टाइम तो दोनों पर, दोनों की प्रेजेंट एज है, ये बढ़ रही तो ये भी तो बढ़ रही है। तो यानी यहां पे इस कॉन्सेप्ट को समझो, यही कॉन्सेप्ट में यूज करने जा रहा हूं। निशा's grows to आशा's present age और निशा's grows to her mother's present age after 30 minus 10 years। क्यों? निशा grows to her mother's present age after 30 minus 10 years। भाई इसकी एज 30 है, इसकी एज 10 है, हम कह रहे हैं कि निशा, जो निशा है वो मदर की प्रेजेंट एज के बराबर हो जाए, मतलब 30 साल की हो जाए। कब होगी 30 साल की? 20 साल के बाद। उसकी इस समय 10 साल है, तो 30 में जो डिफरेंस है इनकी एज का, इनकी एज का डिफरेंस इस समय 20 साल है, तो 20 साल के बाद 30 साल की हो जाएगी। तो मैंने क्या लिखा, निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज आफ्टर 30 माइनस 10 ईयर्स। अच्छा, तो जब निशा की एज ये हो जाएगी तो मदर की क्या होगी बताओ फिर? 30 प्लस दिस, 30 प्लस 30 माइनस 10, ये तो करोगे। मैं 20 साल
उसमें भी तो ऐड कर दो कि मदर की एज में उसकी बढ़ जाएगी। तो यही बात यहाँ पर है। फिर देखो तो लिख रहा हूं बच्चों, निशा grows to her mother's present age, grows to her mother's present age after 2 plus x square minus x. क्लियर है बात? निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज आफ्टर 2 plus x square minus x. इतने साल के बाद जो डिफरेंस है इनकी एज का ना, प्रेजेंट एज जो डिफरेंस है, उतने साल के बाद निशा की एज जो है मदर की प्रेजेंट एज के बराबर हो जाएगी। तो फिर दोनों साथ साथ बढ़ रहे, तो मदर की एज भी लिख दो, आशा की एज भी लिखता हूं फिर मैं यहाँ पर। तो आशा की एज ये प्लस ये जितना डिफरेंस हुआ एज का वो इसमें ऐड कर दो मदर की प्रेजेंट एज में। तो उस समय आशा की, जब निशा इस एज में पहुंच जाएगी तो मदर की एज, आशा की एज हो जाएगी 2 plus x square प्लस 2 plus x square minus x, जिसको आप बोल सकते हो x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस x। ये बात समझ में आई क्लियर? इसमें डाउट है आप लोगों को ना? मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं जिसको कंफ्यूजन हो जरा सा भी। देखो, अगर निशा जो डॉटर है उसकी एज होती 20 और प्रेजेंट एज की बात किसी टाइम पे, और मदर की जो प्रेजेंट एज है वो 30 है, किसी टाइम को हमने प्रेजेंट एज माना, डॉटर की एज है, मदर की एज है। अब क्वेश्चन ये है आपके लिए कि कितने, ये जो निशा है इस एज पर कब पहुंचेगी, कितने साल के बाद वो 30 को छू लेगी। आज उसकी एज 20 साल है, कितने साल के बाद वो 30 साल की हो जाएगी? 30 माइनस 20 ईयर्स के बाद। तो आफ्टर 30 माइनस 20 ईयर्स निशा विल टच हर मदर्स प्रेजेंट एज, कि नहीं? निशा अपनी माँ की प्रेजेंट एज को टच कर लेगी। तो जिस समय निशा अपनी माँ की प्रेजेंट एज को टच कर रही होगी उस समय मदर की एज कितनी होगी, तुम बता सकते हैं? कितने साल के बाद टच कर रही होगी वो मदर की एज को निशा? 10 साल के बाद निशा इस एज की हो जाएगी, तो उस समय मदर कितने साल की हो जाएगी? 40। ये बात समझ नहीं समझ? तो यानी मैंने लिखा निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज आफ्टर 30 माइनस 20 ईयर्स। ये आ गया। तो फिर मदर की एज क्या हो जाएगी? ये प्लस ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को आप मदर की प्रेजेंट एज में ऐड कर दोगे। उस टाइम जिस समय बेटी माँ की एज को टच कर रही होगी उस समय माँ की एज कितनी हो जाएगी, बता पा रहे नहीं बता पा रहे हैं आप? तो वही लिख दिया मैंने, लेट द प्रेजेंट एज वाज निशा x ईयर्स, और फर्स्ट कंडीशन गिवन थी कि जो मदर की प्रेजेंट एज, आशा है मदर का नाम, तो मदर की प्रेजेंट एज ये बताई गई है। पहली कंडीशन तो ये बन गई। फिर आपसे कहा अगली बात जो बोली थी स्टेटमेंट में, आप दोबारा से पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, वो लिखा हुआ है when Nisha grows to her mother's present age। तो कब होगा ऐसा लिख दिया मैंने, जब, यानी बेटी कब माँ की एज को टच करेगी। जिस समय बेटी माँ की एज को टच कर रही होगी उसमें माँ की एज भी तो लिखोगे नहीं लिखोगे तुम लोग? तो लिख दिया मैंने, निशा ग्रोस टू हर मदर्स प्रेजेंट एज आफ्टर, इनका डिफरेंस ये लिख दिया। ये डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को मदर की एज में भी ऐड करोगे ना, इस डिफरेंस को मदर की एज में भी ऐड करोगे तो मदर की एज जिस समय, यानी जिस समय निशा की एज आपके पास ये हो गई है, माँ की एज को निशा इस टाइम पे टच कर रही है, उस समय माँ की एज मदर की एज ये हो गई है। अब उस टाइम पे क्या हुआ कह रहा है फिर ये, जिस टाइम पर बेटी ने मदर की एज को टच कर लिया उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम क्या हुआ, यानी इस कंडीशन में जब आशा की एज ये है और निशा की एज ये है, निशा की एज है, इस इन दोनों में क्या रिलेशन दिया हुआ, इनमें दिया है, पढ़ लेते हैं क्या दिया। प्रेजेंट एज, आशाज एज वुड बी, यानी कि जो आशा है मदर की जो एज होगी, इसके बारे में कह रहा है अभी, इस टाइम पे जो मदर की एज होगी, आशाज एज वुड बी 1 year less, 1 year less than the present, 1 year less than 10 times the present age of Nisha, 10 times the present age of, present age निशा की तो x थी बच्चों, यानी जिस टाइम बेटी मदर की एज को टच कर लेगी उस टाइम जो मदर की एज होगी वो बेटी की प्रेजेंट एज के 10 टाइम से 1 साल कम होगी। ये आपका फाइनल स्टेटमेंट था।
अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये हो गया 2x² प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 10x। प्रेजेंट एज लिखा है ना, क्वेश्चन पढ़ो ना आप। तुम्हें टेस्ट दिया नहीं दिया बताओ पहले? नहीं दिया, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं होगा। टेस्ट दिया होता तो कुछ समझ में आया होता, टेस्ट में डाला गया था क्वेश्चन। ये हो गया 2x² माइनस 10x माइनस एक्स माइनस 11x प्लस 5। फैक्टर कीजिए, 5 2 जा 10, 10 के ऐसे फैक्टर जिनका सम आ जाए 11, 10 1 जा 10। तो इसको सॉल्व करोगे बच्चों, x की दो वैल्यू आएंगी, एक 5 आएगी, एक निगेटिव में आएगी, निगेटिव वाली को हमने छोड़ दिया। आप इसको फैक्टराइज कर लेना, x की दो वैल्यू आएंगी। x कितना आ गया 5, तो 5x किसको लिया था आपने? निशा की, डॉटर की। डॉटर की आपके पास x आ गई, तो आशा की मदर की कितनी हो गई? 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 27, तो मदर की एज 27, डॉटर की एज 5। क्लियर है सबको? ऑनलाइन की दुनिया में क्लियर होगी। जिसने पूछा था ये क्वेश्चन, क्यों भाई आपने पूछा था? बहुत ही बड़े, क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो कॉन्सेप्ट आपको बताए गए थे उनका बेस, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आपको समझाए थे, बताए थे कॉन्सेप्ट, उस पर बेस क्वेश्चन को देखते। आपको बोला था आपके इक्वेशन के रियल और डिस्टिंक्ट रूट कब होते हैं? आपकी इक्वेशन के रियल और डिस्टिंक्ट रूट कब होते हैं? जब डी क्या हो? पॉजिटिव। बताया था ना, डी अगर निगेटिव होगा, हाँ निगेटिव को आप ये भी बोलते हो डी लेस देन जीरो। जब डी लेस देन जीरो होगा नो रियल रूट। जब डी पॉजिटिव होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो पॉजिटिव को क्या बोलते हैं आप? डी बिगर देन जीरो। क्या बोलते हो इसको? डी बिगर देन जीरो। तो अब आपको बोला जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के एम बी वट एवर द कांस्टेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन। उस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी और आपको बोला होगा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अच्छा, रियल रूट्स कहा होगा बच्चों? तब भी यही रियल रूट्स की कंडीशन में भी डी बिगर देन जीरो यूज करोगे आप। रियल एंड इक्वल कहा होगा तो डी इक्वल टू क्या करोगे? जीरो करोगे। और रियल रूट्स कहा होगा या रियल एंड डिस्टिंक्ट कहा होगा, दोनों केस में डी बिगर देन जीरो यूज करना है। क्लियर है कि नहीं भाई? दो ही बात है, देखो डी जीरो कहा जाएगा कब? रियल एंड इक्वल। डी लेस देन जीरो कहा जाएगा, और डी बिगर देन जीरो रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल दे, खाली रियल बोल दे, तो आपको डी बिगर देन जीरो यूज करना है। तो क्वेश्चन ले रहे हैं आपके लिए, और इनइक्वालिटी सॉल्व करने आपको बता दी गई है लास्ट वीडियो में। 9x² प्लस 3kx, 9x² प्लस 3kx प्लस 4 that is 0. Find the value of k. Roots are real. रियल एंड डिस्टिंक्ट बोले तो भी, रियल बोले ओनली तो भी आपको डी बिगर देन जीरो यूज करना है। तो डी बिगर देन जीरो होगा, और डी है b² माइनस 4ac, दैट इज बिगर देन जीरो। बताइए बी कितना है, जल्दी बताइए। -3k। बी कितना है? 3k, एक्स का कोएफिशिएंट 9k² हो जाएगा -4। ए बताइए 9, सी बताइए 4, बिगर देन जीरो। 9k² माइनस 9 तो हटा दे बच्चों, 9 दोनों से हटा दे और हट जाएगा। तो k² माइनस 16 बिगर देन जीरो। अब k माइनस 4, k प्लस 4 बिगर देन जीरो। शॉर्टकट से आंसर बता सकते हो फटाफट? शॉर्टकट मेथड से आंसर बता सकते हो? बताओ अर्नव। k बिलोंग्स टू लेस में होता था, बिगर में बताया था ना कल आपको फॉर्मूला। शॉर्ट कौन बताएगा पीछे? हाँ बोलो बोलो। हाँ, बिगर देन जीरो में आपको बताया था, जो जीरो तुम्हारे पास है, जीरो के -4 और +4 है, ये जीरो है, तो नेगेटिव
मतलब छोटे वाले से माइनस इनफाइनाइट की तरफ और बड़े वाले से प्लस इनफाइनाइट की तरफ। तो k बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -4, एक ये आ गया, यूनियन 4 टू इंफिनिटी दूसरा ही आ गया। सर हाँ बोलो। सर ये आपने 9 कैसे हटाया इधर से? ये जो आप आपने देखो 9 मैं के स्क्वायर है। एक बात देखिए, एक बात और बता दूं, ऑथर ने कई बार ना इक्वल टू जीरो भी लगा रखा हो, आप लगा सकते हो, क्योंकि देखो अगर इक्वल जीरो आते हैं वो भी तो रियल ही है, तो कई ऑथर इक्वल टू जीरो भी, इक्वल टू भी लगा देते हैं, वो भी लगा, कोई इश्यू नहीं है। आप कई ऑथर ने नहीं लगा रखा है, कई लगा रखे, तो लगा दो तो भी करेक्ट है, ना लगाओ तो भी करेक्ट है। हाँ तो जीरो निकाल लो आप, 4 और -4 जीरो जोगे, क्यों? नंबर लाइन पर लाइए इनको, -4 +4 ये आ गया, साइन लगाइए, प्लस माइनस प्लस। तो बिगर देन जीरो के लिए पॉजिटिव वाला देखते हैं आप लोग, माइनस इनफाइनाइट से -4 और 4 से इंफिनिटी। तो यानी के की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो ये आई है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो इसको, आप k इज लेस देन -4 और k इज बिगर देन 4 ऐसे भी लिख सकते हो। तो जब रियल एंड डिस्टिंक्ट कहा होगा उस केस में इक्वल टू जीरो नहीं लगाओगे, जब ओनली रियल कहा होगा तो ओनली रियल के केस में इक्वल टू भी लगा सकते हैं। ये बात क्लियर है कि नहीं है? डिस्टिंक्ट में तो इक्वल नहीं लगाओगे आप, वहां तो जीरो वाला केस नहीं लोगे आप। तो जहां ओनली रियल लिखा है वहां ये भी लगा सकते हो और इक्वल भी साथ में लगा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, और ये कॉन्सेप्ट आपको बताया जा चुका है, वीडियोस देखिए, पुराने वीडियोस, वहां से आपको सब मिल जाएगा। x² -4x + k distinct real roots, find k, roots are real and distinct। सॉल्व करिए। और उसके बाद जो अगले क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें कहा है रूट्स आर रियल, तो रियल वाले केस में आप इक्वल टू भी लगा सकते हैं। चलिए इनका आंसर दीजिए फटाफट। तानिया जी, कैन यू हियर मी? तानिया जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अरूबा जी भेज रही हैं, माई केस माइनस दिस एंड, हाँ अरूबा जी आपका ये वाला ठीक है, रूट वाला 20 वाला ठीक है। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जहां जहां आपने गड़बड़ किया हुआ है, यहां से स्टार्ट करें हम दूसरे से।
बी स्क्वायर माइनस 4ac बिगर देन इक्वल टू 0। तो b कितना है यहाँ पे -6, 36 हो गया। -4 इंटू a कितना है k, c कितना है -2 बिगर देन इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस 8k प्लस 36 प्लस ये ना प्लस 36 मोर देन इक्वल टू 0। 8k is more than equal to -36, then k is more than equal to -36 by 8 या k belongs to -36 by 8 to पॉजिटिव इनफिनिटी। इतना छोड़ दोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। हेलो, हाँ बोलो बेटा, गुड इवनिंग। हाँ मैम, मैं इसको ग्रुप में डाल देना, बोलना 7:30 बजे तक हो जाएगी। लेकिन अभी ना, अभी जब इनकी क्लासेस रेगुलर शुरू होंगी फिर इनकी क्लास 4 to 5 होगी मैम। हाँ हाँ 7:30 को बोल देना, ग्रुप में डाल दे, 7:30 बजे कर दो। ओके। अरे भाई रूट्स क्या बोले? नहीं, मैंने बोला रूट्स आर रियल बोला है, तो रियल रूट्स है ना। तो अगर रूट इक्वल हो जाते तो रियल नहीं है क्या? अगर किसी इक्वेशन के रूट x बराबर 4 आ जाए, x बराबर 4 आ जाए, रियल नहीं है ये? फिर तो इस केस में d 0 होता था ना। जब इक्वल रूट होते थे तब आप b बराबर क्या लिखते थे? 0 लिखते थे। तो इक्वल होने के साथ साथ रूट रियल भी तो है। इक्वल होने के साथ साथ दोनों रियल है कि नहीं है? तो इसलिए b बिगर देन इक्वल टू 0 लगा सकते हैं आप रियल में होने पर। और जब बोलूंगा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो वहां इक्वल वाली बात कब आती है? जब d 0 होता है। तो 0 तब इक्वल नहीं रहेगा, तब इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा रियल एंड डिस्टिंक्ट में। ये आ गया आपका ये वाला क्वेश्चन। सर बोलिए। सर आपने कहा था कि डिवाइड करने पे साइन चेंज होता है, तो इसमें आपने साइन क्यों नहीं चेंज करा था? मैंने कहा था बेटा, जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होता है, बोला था ना। अगर मान लो 2k मोर देन इक्वल टू 4 लिखा है, आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करने में साइन चेंज नहीं होता। अगर ये होता -2k मोर देन इक्वल टू 4 होता, तब होता k लेस देन इक्वल टू -2। ओके सर। वीडियो देखो, पुराने वीडियोस देखो, उसमें मैंने बहुत क्लियरली बोला हुआ है सब बातें। हाँ जी, अगला है आपका, ये तो हो गया था, ये तो हो गया था ना। ये वाला देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac बिगर देन इक्वल टू 0। बी कितना है? k स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू 1 k स्क्वायर -20 बिगर देन इक्वल टू 0। तो फैक्टर भी कर सकते हैं आप, वरना आप नंबर लाइन पे लेके भी आ सकते थे। तो जीरोस क्या आएंगे इसके? जीरोस क्या आएंगे? हाँ, तो k के लिए आगे प्लस माइनस √20 तो आगे ना। तो नंबर लाइन पे जब आप आओगे, माइनस के √20 और प्लस के √20, प्लस माइनस प्लस, तो बिगर देन वाला है, तो x इज लेस देन -√20, लेस देन इक्वल टू -√20, और x इज बिगर देन इक्वल टू प्लस √20। अब मैंने ग्रुप में डाल दिए क्वेश्चन, बच्चों उनका आंसर दीजिए। तो ये बात समझ में आ गई? ये जो इक्वेशन देख रहे हो इसको मैंने एक्सपेंड किया, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होगा? उसके रूट्स क्या आएंगे? 0। देखिए एक बार और, x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा है, ये कैसी इक्वेशन है? परफेक्ट स्क्वायर है ये। इसको ओपन करोगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6x प्लस 9, ये आएगा। तो इस इक्वेशन का नाम है परफेक्ट स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका d निकालोगे क्या आएगा? 0 आएगा। तो जब आपको ये बोला जाए कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है और k बताओ, तो आप क्या करोगे? d बराबर 0 करोगे।